हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर जो 8 है दैट इज मोशन। ठीक है, मोशन एक फिजिक्स का पार्ट है। हम लोग इस वीडियो सेशन में मोशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या है? मोशन एक तरह का मूवमेंट है ना। मूवमेंट का मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाए तो वो ए प्लेस से जब वो बी प्लेस तक वो जाता है, इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है? मूवमेंट, है ना। तो अगर वो मूवमेंट शो कर रहा है इसका मतलब वो क्या है? एक मोशन है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आप एयर का एग्जाम्पल ले सकते हो। एयर हमेशा क्या कर रहा है? ए प्लेस से बी प्लेस तक मूव कर रहा है ना। या फिर अगर हम अपने अर्थ की बात करें, अर्थ खुद एक मोशन में है ना। अर्थ हमेशा क्या कर रहा है? रोटेट और रिवोल्यूट दोनों कर रहा है। इसका मतलब आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देख सकते हो, है ना, जो मोशन शो करते हैं, मतलब वो मूवमेंट दिखा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट from one position to another position with respect to the observer is called motion। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है किसी ऑब्जर्वर के प्रेजेंस में, है ना, या रिस्पेक्ट में, तो उसे हम मोशन बोलते हैं। समझ में आया? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि वो मोशन शो कर रहा है ना। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, पोजीशन। अब ये पोजीशन का मतलब क्या होता है समझिए कि मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, यानी मोशन जो है वो कैसे डिफाइंड होता है किसी ऑब्जेक्ट का? उसके पोजीशन से, कि वो किस जगह पर है ना, एग्जैक्ट उसका लोकेशन कहां है। ठीक है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? किसी ऑब्जर्वर। यानी कोई ऑब्जर्वर अगर उसको देख रहा है, उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। जैसे इसका जनरल डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? पोजीशन इज द लोकेशन, मतलब कि पोजीशन क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन ही पोजीशन है ना। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो ये देखिए यहां पर, ये देखिए, ये अगर आप यहां पर देखिए तो यहां पर आपको एक ग्रीन कलर का कार दिख रहा होगा, है ना। ग्रीन कलर का कार जो है वो ब्लू कलर के कार के पीछे है ना। और या फिर ये देखिए व्हाइट कलर के कार के पीछे। लेकिन सेकंड फेज में आपको क्या दिखाई देता है कि यही ग्रीन कलर का जो कार है वो क्या चला गया? वो देखिए ब्लू के बराबर आ गया, है ना। तो आप इस दो फिगर को देख करके, है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि ये जो ग्रीन कलर का जो कार है वो मोशन शो किया। तो ये मोशन कैसे शो किया? क्योंकि आपने इसको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ आपने इसके पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट दोनों को ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट पहले समझते हैं। देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या है? इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, है ना। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक तरह का पॉइंट होता है जहां से हम लोग क्या करते हैं? किसी लोकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को मेजर करते हैं, है ना। जैसे यहां पर देखिए ये जो ब्लू कलर का था ना कार, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। और ये जो ग्रीन कलर है ना, ये हमारा इस ऑब्जेक्ट, ये जो ग्रीन कलर का कार है ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? पोजीशन हो गया, ये पॉइंट है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो ये रेफरेंस पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि ये जो कार है वो क्या है? ग्रीन कलर का जो कार है वो ब्लू वाले कार से पीछे है ना, पीछे। लेकिन कुछ समय बाद यही ग्रीन कलर का कार अब क्या हुआ? इस ब्लू कलर के पास आ गया, ब्लू कलर के कार के पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पोजीशन चेंज हुआ, है ना। इसका पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है?
मूवमेंट शो कर रहा है, यानी ये मोशन में हुआ। तो ये मोशन में कैसे पता चला? इस ब्लू कलर के कार के कारण। ये ब्लू कलर का कार ही हमें इस ग्रीन कलर के कार का पोजीशन बताया, इसलिए ये जो ये ब्लू कलर का जो कार है ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब भी हम कोई भी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं तो उसका एक कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ट्रेन है ना, दो ट्रेन बगल बगल में खड़ी है। एक ट्रेन में आप बैठे हो और दूसरी ट्रेन में आपके दोस्त बैठे हैं। अगर वो दोनों, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो और हम दोनों यानी उन दोनों ही ट्रेन में कोई एक ट्रेन चलने लगा है ना, कोई एक ट्रेन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है? आपको ऐसा महसूस होता है ना, या तो हमारी ट्रेन चल रही है या तो दूसरे की ट्रेन चल रही है। आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आपकी ट्रेन चल रही है या आपके दोस्त की ट्रेन चल रही है। अब उसे पता करने के लिए आप क्या करते हो? आप तुरंत एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हो। अब वो रेफरेंस पॉइंट कोई भी हो सकता है, वो पटरियों में बिछा हुआ जो पत्थर होता है, जो स्टोन होता है, आप उससे देखकर भी पता लगा सकते हो, या फिर वो जो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल होते हैं है ना, पोल से आप देखकर पता लगा सकते हो। या ट्रेन के अगर हम लोग विंडो के उस पार, जो हमें कोई स्टेशन में, कोई वेंडर शॉप में, या फिर कोई इंसान वहां पर खड़ा है, अगर उसको हम अगर देखें तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा हमें लगेगा कि वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है ना। तब हमें एहसास होता है कि हमारा जो ट्रेन है वो चल रहा है और मेरे दोस्त की जो ट्रेन है वो रुकी हुई है ना। तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके रेफरेंस पॉइंट से ही हम पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। हम यानी मोशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, एक होता है रेफरेंस पॉइंट और एक होता है पोजीशन। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है, उस रेफरेंस पॉइंट के प्रेजेंस में, है ना। और उसके बाद हम लोग पता लगा पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं। जैसे एक और एग्जांपल में देखिए, ये हमारा एक पॉइंट है जो इनिशियल पॉइंट है ना, और ये हमारा एक क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर इस रेफरेंस पॉइंट का अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये देखिए, तो ये जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट के पीछे है ना। जब ये पॉइंट जब ए प्लेस से बी प्लेस तक गया, यानी ये मूवमेंट शो किया, लेकिन ये मूवमेंट हम लोग को कैसे पता चलेगा? इस रेफरेंस पॉइंट से, है ना, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, इस रेफरेंस पॉइंट को देखा तो ये पॉइंट पहले इस पॉइंट से पीछे था, ये देखिए पीछे है ना, लेकिन अब वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट के आगे आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब बहुत सारे ऐसा मोशन है जिनके टाइप्स अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला ये देखते हैं कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रैवल करते हैं, है ना। तो देखिए, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब तो जो सबसे सिंपलेस्ट मोशन जो हम लोग देखते हैं वो कौन सा होता है, जो स्ट्रेट लाइन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ, सच ए मोशन इज कॉल्ड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर, अगर वो स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बस हाईवे पे चलता है, जनरली वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो वो जो मोशन होगा वो होगा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। या अगर कोई ट्रेन है, अगर वो किसी रेलवे ट्रैक पर मूव कर रहा है तो जनरली वो किसमें, स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट लाइन पर वो मूव करता है, स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, यहाँ पाथ होगा, ठीक है। या फिर एक बॉल है ना, अगर किसी बॉल को अगर रोल करें अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, तो अगर हम लोग चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट को उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, है ना, एग्जांपल पे दिखाया गया कि ये जो लिफ्ट है ना, एलिवेटर जो है वो स्ट्रेट लाइन पर या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में या ऊपर की ओर जाएगा, या तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर जाएगा। तो ये जो मोशन शो कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन का मोशन शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो पोजीशन होता है ना, वो क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूं, ठीक है, और मैं पॉइंट 0 पर हूं, तो पॉइंट 0 मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा, है ना। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं, आगे की ओर जाता हूं, तो वो प्लस साइन डिनोट करेगा, है ना, +1 मीटर या किलोमीटर, +2 किलोमीटर, है ना। और अगर मैं बैकवर्ड जाऊं, अगर मैं पीछे की ओर जाऊं, तो उसको कौन से साइन से डिनोट करेंगे, माइनस से, है ना। देखिए यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है कि पॉजिटिव साइन शो पोजीशन इन राइट डायरेक्शन, मतलब कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हैं तो इस तरीके से अगर हम लोग डिनोट करें इसे, तो क्या होगा कि अगर राइट तरफ हम अगर मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट अगर डायरेक्शन में अगर हम मोशन शो कर रहे हैं तो वो एक नेगेटिव डायरेक्शन शो होता है ना। 0 इज यूजुअली कंसिडर एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ये जो 0 है, ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलेंगे या फिर रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। इस रेफरेंस पॉइंट से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, या मूव कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है ना। चलिए देखिए, यहां पर वही स्टेटमेंट लिखा गया है कि हेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, जो कि या तो 1 किलोमीटर होगा या 1 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, ये रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है ओरिजिन पे। अब देखिए आपके मन में ये भी आएगा क्वेश्चन कि ये रेस्ट क्या होता है ना। रेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन शो नहीं कर रहा, है ना, वो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे है। जैसे आप जो मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो ऑनलाइन, तो आप जनरली क्या होगे, आप रेस्ट पोजीशन पे होगे, है ना, आप ए प्लेस से बी प्लेस मूव नहीं कर रहे होगे, है ना। तो देखिए रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा कि बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन द पोजीशन डज नॉट चेंज। उसका जो पोजीशन होगा, जो भी पोजीशन होगा वो चेंज नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ना ही नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। उसका जो पोजीशन होगा वो चेंज नहीं होगा। जब पोजीशन चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट अगर आप देखें तो वो रेफरेंस पॉइंट और वो ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम डिस्टेंस में होंगे, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना। रेफरेंस पॉइंट से, है ना, वो उतने ही डिस्टेंस पे होगा जितना पहले था, है ना। तो यानी रेस्ट का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ, वो मोशन मूवमेंट शो नहीं कर रहा, ए प्लेस से बी प्लेस नहीं जा रहा, ठीक है। मोशन का भी डेफिनेशन हम लोग देख लिए कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमेशा कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव कर रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट से, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है पॉइंट कि मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब मोशन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 तरह के मोशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो मोशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी मोशन, है ना। सर्कुलेटरी मोशन बोलिए या सर्कुलर मोशन बोलिए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये हमेशा देखिए सर्कुलर पाथ पर मूव करेंगे, है ना, गोल गोल। जैसे आप एक गेम खेलते होंगे मैरी गोल्ड राउंड, है ना, यहाँ पर आपका जो मोशन होता है वो गोल गोल होता है। या आप जाइंट व्हील देखे होंगे, है ना, जिसको हम लोग तारामाची भी बोलते हैं ना, जो हम लोग मेला में देखते हैं, या क्या होता है, गोल 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 वो घूमता रहता है। बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा अर्थ जो मूवमेंट शो कर रहा है वो कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है, सर्कुलेटरी या सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, लीनियर मोशन। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा लीनियर मोशन मतलब क्या, कि ऐसा मोशन जो स्ट्रेट पाथ पर हो, है ना, स्ट्रेट लाइन पर हो रहा। जैसे रेलवे ट्रैक पर जो रेल दौड़ रहे हैं, है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करते हैं। बस या कार भी बहुत सारे क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, है ना। या लिफ्ट बहुत सारे क्या होते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएं, लेकिन वो स्ट्रेट मोशन को ही शो करते हैं, है ना। तो उस तरीके से। अच्छा, तीसरा जो मोशन होता है वो होता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, है ना। ऑसिलेटरी मोशन का जो जनरल एग्जांपल होगा वो आपका पेंडुलम होगा, है ना। पेंडुलम जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, जो घंटाघर होता है, वो क्या होता है, एक बार 2, फिर दूसरी बार फ्रो, फिर 2, या फिर फ्रो, है ना। ये इस तरीके से वो ऑसिलेटरी मोशन दिखाता है ना। पहले मीन पोजीशन से कहां जाता है, 2 जाता है ना, फिर फ्रो, फिर मीन पोजीशन होते हुए 2, है ना, फिर वो मीन पोजीशन तक आता है। तो ये जो इस तरीके से मोशन दिखाता है हमारे पास घड़ी का जो बॉब होता है ना, पेंडुलम होता है, वो कौन सा मोशन दिखाता है, ऑसिलेटरी मोशन, है ना।
चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया हो। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, है ना। एग्जाम्पल के रूप में डिस्टेंस और स्पीड, है ना। अब आपको ये समझना होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो पहले क्वांटिटी समझते हैं, है ना, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो यहां पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्वांटिटी इन फिजिक्स। क्वांटिटी फिजिक्स में क्वांटिटीज क्या बोला जाता है, विच कैन बी मेजर्ड, है ना, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, है ना, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास को हम लोग नाप सकते हैं, है ना, मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं कि हाँ कितना बजा या नहीं बजा, है ना। एरिया, वेलोसिटी, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। तो अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी मतलब मेजर कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए यहां पर जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें अपना मैग्नीट्यूड होता है, खुद का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई वैल्यू, है ना, यानी कोई ना कोई उसका क्या होगा, वैल्यू होगा, उसमें कोई डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। अगर कोई भी कार अगर मूव कर रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो कार 400 किलोमीटर डिस्टेंस क्या किया, कवर किया, है ना। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब उसकी सिर्फ वैल्यू बताई जाती है कि वो जो कार है या वो बस है वो इतना सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, इतना किलोमीटर या इतना मीटर क्या हुआ, डिस्टेंस कवर किया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग को पता हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया हो, वैसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेरस वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का एक पार्ट है जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी डायरेक्शन का होता है, उसमें डायरेक्शन भी दिया रहता है और मैग्नीट्यूड। कोई भी शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसमें हम लोग को डायरेक्शन बताना कंपलसरी होता है ना, और उसमें मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी होती है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी सर्टेन डिस्टेंस यानी 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम लोग वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करते हैं, वैसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है, स्पीड की ही एक पार्ट है ना, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी वेलोसिटी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी डायरेक्शन में बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो कार है या कोई भी कार है वो 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में मूव कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी बताऊंगा तो वेलोसिटी में बताना पड़ेगा कि वो कार जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ यानी नॉर्थ के डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। मतलब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताया जाता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताया जाता है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वैसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। तो ये देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिसे नंबर के फॉर्म में समझ सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, ओके। आगे समझेंगे हम लोग क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। अब ये डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट अपना जो एक्चुअल पाथ कवर किया है ना, या लेंथ जो ट्रेवल किया अपने किसी जर्नी में, है ना, कहां से, और इनिशियल पोजीशन
टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से वो अपना चलना शुरू किया था, है ना, और फाइनल पोजीशन मतलब जहां तक चला। तो उन सभी का जो एक्चुअल पाथ था, उसका जो लेंथ था, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। इसका एक और डेफिनेशन है, उससे समझ लेते हैं कि दिस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पोजीशन तक जितना भी टोटल पाथ कवर किया, वो उसका क्या था? डिस्टेंस था। जैसे एग्जांपल के तौर पर मनीष नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो क्या हुआ, ए पोजीशन से बी पोजीशन ट्रेवल करता है। ए पोजीशन मान लीजिए उसका घर है और बी पोजीशन उसका स्कूल है। तो वो ए पोजीशन से वो निकला और घूमता घूमता, देखिए इस ब्लैक पॉइंट ये जो है ना, ये इसका पाथ बता रहा है ना। तो ये जो पाथ है ना, ये इसका टोटल पोजीशन हो गया, है ना, टोटल पाथ हो गया। तो ये जो टोटल पाथ का जितना भी लेंथ होगा, ये इसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा, है ना, ये इसका डिस्टेंस होगा। जैसे यहां पर समझिए, ए उसका घर है और बी उसका स्कूल, यानी ए और बी की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो क्या किया, सुबह घर से निकला और वो ऐसा होता हुआ घूमते घूमते अपने पहले दोस्त के घर गया और फिर दोस्त के साथ होते हुए अपने स्कूल पहुंचा। तो ये जो ब्लैक पॉइंट यहां से ऐसे जो जा रहा है, ये जो डिस्टेंस, ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया, है ना, ए पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो ये जो पार्ट है, ये इसका डिस्टेंस होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मनीष का एग्जांपल लेते हैं, तो मनीष जो है वो ट्रैवल करता है 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर जा रहा है ना, यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन वो इस पाथ से जा रहा है, जो एक्चुअल पाथ है, जिस पाथ से वो ट्रैवल किया, है ना, ए पोजीशन से बी पोजीशन के लिए, है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए। तो यही एक्चुअल पाथ इसका डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। और इसमें किसी भी तरह का डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पहले ही सेशन में मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ वैल्यू, कितना डिस्टेंस गया, है ना, सिर्फ वैल्यू देखते हैं, वैल्यू को मेजर करते हैं। डायरेक्शन यहाँ पर मैटर नहीं करता कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस समझते हैं। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as displacement। देखिए डिस्टेंस के जैसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। बस डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा दूरी होगा, कहां से कहां तक? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, यानी फाइनल पोजीशन तक। उन दोनों का जो सबसे शॉर्टेस्ट प्लेस होगा, वो उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, ए मनीष का घर है और बी मनीष का स्कूल है। तो मनीष ए से बी जाने के लिए वो इस पाथ को भी ट्रेवल कर सकता है, वो इस पाथ को भी ट्रेवल कर सकता है। इनफैक्ट वो इस तरीके से ब्लैक में जो पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, ऐसा होते हुए भी वो बी पॉइंट तक पहुंच सकता है। ध्यान दीजिए, तो जितना भी वो दूरी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, ये जितना भी पाथ वो ट्रैवल कर रहा है, ये सब उसका डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसके घर से उसके स्कूल तक का, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो लॉन्गेस्ट जो पाथ दिखा रहा है, ये इसका डिस्टेंस होगा, लेकिन जो शॉर्टेस्ट प्लेस होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट ही होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल के रूप में अगर इसका डेफिनेशन देखें तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन, है ना। यानी ये जो पाथ है, ये ए से बी जो स्ट्रेट जा रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है, वो किसी भी तरीके से मूव करके वो जा सकता है ए पोजीशन से बी पोजीशन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। कौन सा? जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए पोजीशन से बी पोजीशन तक के पहुंचने का, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों मेंशन किया जाता है। यानी देखिए ए से बी अगर मनीष को जाना है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड है, यानी इसका कोई
समथिंग कोई मैग्नीट्यूड होगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, और ये सर्टेन डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन में भी जा रहा है ना, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट, है ना। आप पिक्टोरियल ग्राफ जानते हैं ना कि हम लोग डायरेक्शन को, जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है उसको नॉर्थ बताते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को साउथ बताते हैं, है ना, ईस्ट और वेस्ट बताते हैं। तो इस तरीके से यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। इस एग्जांपल के तौर पर जो मनीष है वो 65 किलोमीटर गया साउथ या वेस्ट के डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को मेंशन करना ही पड़ता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अगर सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। यानी जहां से वो स्टार्ट किया, मान लीजिए ए प्लेस से स्टार्ट किया, फिर बी प्लेस तक गया, फिर बी से वो ए गया, तो वो इनिशियल उसका क्या था ए, और फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया ए। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करते तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, ए से बी जाने में जितना भी किलोमीटर लगता और फिर बी से ए जाने में जितना किलोमीटर तक होता, उन दोनों को हम लोग क्या कर लेते, ऐड कर लेते। तो इसलिए जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, अगर कोई ए प्लेस से चलता हुआ जाता है सर्कुलर मोशन में और वो फिर से ए पोजीशन तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, जहां से वो स्टार्ट किया और जहां तक पहुंचा, तो ए उसका इनिशियल पॉइंट था और ए ही उसका फाइनल पॉइंट भी हो गया, तो जहां से उसने शुरू किया था वहीं खत्म हो गया, तो ये सबको काउंट नहीं होगा। जब सबसे शॉर्टेस्ट क्या हो गया, वह ए ही हो गया, तो अभी वो वही उसी जगह पर है, इसलिए वो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट जीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो भी हो सकता है ना, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो टोटल पाथ ट्रेवल किया कौन, वो ऑब्जेक्ट, है ना, उसके जो दूरी होती है, जो लेंथ होता है वो क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट है ना। यानी डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है, आप किसी भी पाथ से जा सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पोर्शन से एक ही होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। दूसरा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डिस्टेंस और यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही में बताना पड़ता है, क्योंकि कितना दूरी जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कोई ना कोई डायरेक्शन में ही होगा, है ना, कोई सर्टेन डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो सकता, है ना, यानी डायरेक्शन दिया रहेगा। नेक्स्ट कि इट रिमेन्स पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, मतलब जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव में नहीं हो सकता, है ना। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना, वो तीनों हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है कि अगर वो ए पोजीशन से, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मेरा ए पोजीशन है, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया, ये पॉइंट मेरा बी पोजीशन है, ठीक है, तो वो ए पोजीशन से बी पोजीशन गया और फिर बी पोजीशन से वो ये पॉइंट सी पॉइंट पे आ गया, है ना, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ होगा, इनिशियल से फाइनल, ये देखिए पीछे की ओर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पीछे की ओर आ गया, क्योंकि अगर हम लोग राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, है ना। तो इस पोजीशन में जो पॉइंट है ये सी पोजीशन है, तो इनिशियल पॉइंट उसका ये था ए और सेकंड पोजीशन बी और थर्ड पोजीशन सी, तो सबसे शॉर्टेस्ट इनिशियल से लेकर फाइनल यही दोनों है, तो ये कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड यानी लेफ्ट साइड, यानी ये नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों
इक्वल भी हो सकता है, कब? अगर वो लीनियर पाथ पर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेसर देन डिस्टेंस। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस के कम यानी लेसर भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैं लास्ट वीडियो सेशन में क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें समझना है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जिसका अगर ग्राफ देखें तो ये देखिए, ये जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा, है ना। ये जो जा रहा है कभी भी अगर ये स्ट्रेट जा रहा है यानी ये यूनिफॉर्म है। अब इसका मतलब समझिए, अगर कोई भी मोशन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे 1 किलोमीटर, सपोज दैट 1 किलोमीटर हो जाता है 1 घंटे में, ठीक है, 2 किलोमीटर हो जाता है 2 घंटे में, 3 किलोमीटर हो जाता है 3 घंटे में, 4 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है ना। तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। In this type of motion, the body will travel unequal distance in equal interval of time. मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पहले उसका ग्राफ दिखा दूं तो उसका ग्राफ कुछ कर्व की तरह बनेगा, है ना। ये इस तरीके से कर्व की तरह बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा। स्ट्रेट हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में बनता है, नॉन यूनिफॉर्म में जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो कर्व होते हुए बनेगा। ठीक है, तो देखिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इनका जो डिस्टेंस होता है वो अनइक्वली डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एग्जांपल के तौर पर कि कोई गाड़ी है, अगर वो 1 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, लेकिन दूसरा 1 किलोमीटर यानी दूसरा 2 किलोमीटर है वो आधे घंटे में ट्रेवल कर ले रहा है ना। तीसरा किलोमीटर वो 1.5 घंटा मतलब 1.5 आवर में कवर कर रहा है ना। 4th किलोमीटर जो है वो फिर 2 आवर में कवर कर ले रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल डिस्टेंस को वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर ले रहा है ना। यानी अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एक और एग्जांपल के रूप में बता दूं आपको, तो इस तरीके से समझिए कि 1 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है 1 आवर में, है ना। 2 किलोमीटर वो, अब इस बार क्या हुआ कि वो 2 किलोमीटर भी क्या हुआ 1 आवर में कवर कर लिया। तीसरी बार में क्या हुआ कि 3 किलोमीटर वो 1 आवर में कर लिया कवर, है ना। नेक्स्ट बार में क्या हुआ कि वो 4 किलोमीटर को क्या कर रहा है 1 आवर में कर। मतलब देखिए क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो हो रहा है वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन इंटरवल टाइम का जो इंटरवल है वो इक्वल है, 1 आवर का इक्वल है ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है,